सो इंटीग्रल डिस्कस कर रहे थे हम। मैं बोल रही हूँ कि इंटीग्रल क्या है कि टू टाइप्स के होते हैं। हमने अभी क्लास में एक ही टाइप के इंटीग्रल डिस्कस किए हैं। एक होता है डेफिनेट इंटीग्रल, एक होता है डेफिनेट इंटीग्रल और दूसरा होता है इनडेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट इंटीग्रल। सो डेफिनेट इंटीग्रल और इनडेफिनेट इंटीग्रल में क्या डिफरेंस है? जो इनडेफिनेट इंटीग्रल होता है उसमें फंक्शन इस तरह से डिफाइन होता है, ठीक है। फंक्शन इस तरह से डिफाइन होता है जो इनडेफिनेट इंटीग्रल होता है। और जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है उसमें इंटीग्रल a टू b f ऑफ x dx होता है। मीन्स जो इंडेफिनेट इंटीग्रल है ये होती है लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन, ये होती है लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। सो इसको हम रीड कैसे करते हैं? इंटीग्रेशन विद इन लिमिट a टू b f ऑफ x dx। बट इसमें ये लिमिट नहीं होती। जो इनडेफिनेट इंटीग्रल है वहाँ पे लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं होती। दूसरी बात कि जब हम इसका इंटीग्रल निकालते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल का, तो हमारे पास जब सोल्यूशन आता है तो सोल्यूशन में प्लस c आता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। बट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन विल नॉट राइट इन केस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है, क्योंकि इसकी लिमिट्स होती हैं। इसलिए a टू b जो भी लिमिट दी होगी क्वेश्चन में वो आपको एग्जैक्ट सोल्यूशन देता है। दैट्स वाई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। बट इस केस में मैं आपको पहले ही बताया था कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखते हैं। जो अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे इंटीग्रल, वो विदाउट लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें लिमिट्स नहीं मेंशन थी, ठीक है। तो लिमिट मेंशन नहीं थी, तो जो भी सोल्यूशन हम निकाल रहे थे, फाइंड आउट कर रहे थे, उसके साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा रहे हैं। अब हम आगे, मैंने आपको क्लास में बताया था कि हम करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन और एक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल। सो सबसे पहले, क्योंकि पहले ये भी डेफिनेट का ही पार्ट है, नॉट अ डेफिनेट, इनडेफिनेट का पार्ट है, क्योंकि इसमें लिमिट्स नहीं दी है, तो पहले यही फिनिश कर लेते हैं। सो अगला टॉपिक है हमारा पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन। सो पार्शियल फ्रैक्शन में जनरली क्या होता है, ध्यान से देखना। आपके पास, जैसे मैं आपको क्वेश्चन से ही समझाती हूँ, जैसे आपके पास कोई क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में आपके पास लिमिट में इस तरह से दिया होगा, अगर क्वेश्चन में dx ओवर x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1, अगर इस तरह से मेंशन होगा, इट मीन्स कि अगर न्यूमिरेटर में यहाँ पे 1 हो, यहाँ पे 1 है ना, यहाँ पे 1 है, ठीक है, न्यूमिरेटर में यहाँ पे 1 हो, सिर्फ 1 होना चाहिए। dx इज, जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो ये dx साथ में लगता है, तो हम बोल सकते हैं कि न्यूमिरेटर में सिर्फ 1 है और ये जो ये दो प्रोडक्ट में टर्म्स आ रही हैं वो डिनोमिनेटर में है। जस्ट वेट। सो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं? जब भी आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा सॉल्व दिस इंटीग्रल बाय यूजिंग द पार्शियल फ्रैक्शन, और यू कैन रिकॉग्नाइज हाउ टू सॉल्व इट बाय चेकिंग कि आपके न्यूमरेटर में 1 है या नहीं। अगर 1 होगा इट मीन्स कि आपको पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है। आप क्या करोगे, इसके स्टेप क्या है सॉल्व करने के? सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए आपको लिखना है, ये जो इंटीग्रल है ये हटा दो फिलहाल,
ठीक है, ये इंटीग्रल आपने अभी यूज नहीं करना है, इंटीग्रल के अंदर की टर्म आपने यूज करनी है। आपने इंटीग्रल का साइन और dx अभी यूज नहीं करना है, बाकी जो भी टर्म्स बचती हैं आप यहाँ लिख दो सोल्यूशन में। सो आप लिखोगे 1/x+1 इंटू 2x+1। ये प्रोसेस है इसको सॉल्व करने का, इस इंटीग्रल को बाय यूजिंग द पार्शियल फ्रैक्शन। सो इट विल बी इक्वल टू, आप क्या करोगे यहाँ पे लिखोगे a, और a के डिनोमिनेटर में पहले ये वाली टर्म लिख दो। सेम प्रोसेस है हर एक क्वेश्चन के लिए। प्लस b लिखो और b के डिनोमिनेटर में ये वाली टर्म लिख दो। ठीक है, क्या किया हमने, सबसे पहला स्टेप इंटीग्रेशन और ये डेरिवेटिव सिंबल को हटा के जो भी टर्म्स हैं, जैसा मर्जी इंटीग्रल दिया हो, न्यूमिनेटर में 1 है और पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करना है, उसको इस तरह से लिखो। उसके बाद a/x+1 b/ जो सेकंड ब्रैकेट में जो टर्म होगी उसको लिख लो। अब आपको करना क्या है, आपने ये जो मैं साइन लगाती हूँ इसको कभी भी यहाँ मत लगाना। ये मैं आप पेपर चेक कर रही थी आज, तो मैंने देखा कि बच्चों ने ऐसे सिंबल लगाया है, इसको कभी यहाँ नहीं लगाते हैं, गलत होता है इसका मीनिंग। सो नाउ यू कैन राइट हेयर, देखो यहाँ पे तो क्या है 1/x+1 इंटू 2x+1। यहाँ पे भी एलसीएम ले लो, एलसीएम लिया तो क्या आया x+1 और 2x+1। ठीक है, x से x कैंसिल, a के साथ 2x+1 आता है। अब b के साथ 2x+1 ऑलरेडी है तो इसके साथ क्या आएगा x+1। ठीक है, कैसे निकालते हैं इसको, एलसीएम तो हमारा यही आता है, जो ये टर्म है नीचे वो आ जाएंगी। इसके पास x+1 है, ठीक है, a के पास x+1 है तो ये कैंसिल हो गया। क्या नहीं है इसके पास 2x+1, सो ये a के साथ मल्टीप्लाई हो गया। वैसे ही आप b के साथ क्या है 2x+1, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ पे रिमेनिंग टर्म क्या बची x+1, सो आप इसके साथ लिख दोगे। इसको सिंप्लीफाई कर दो। जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो देखोगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के नॉट अ न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में सेम टर्म्स हैं, तो आप इनको कैंसिल कर सकते हो। देन यू कैन राइट हियर 1 इक्वल टू a 2x+1 प्लस b x+1। अब आप ऐसे ही इसको सिंप्लीफाई करते जाओ तो ये आएगा 2ax प्लस a प्लस bx प्लस 1। ठीक है, ये सिंप्लीफाई हो गया। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो ये x वाली टर्म्स हैं और ये कांस्टेंट है, क्योंकि इनके साथ वेरिएबल नहीं लगा है। वेरिएबल मीन्स हमारे पास क्या वेरिएबल है, x वेरिएबल है एक, इसको वेरिएबल बोलेंगे। तो a और 1 के साथ वेरिएबल x नहीं है यहाँ पे, तो ये कांस्टेंट टर्म है। तो आप क्या करोगे, अगले स्टेप में x वाली टर्म एक साथ लिख लोगे, कांस्टेंट टर्म एक साथ लिखोगे। अगर यहाँ पे x² वाली टर्म होती तो उनको एक साथ लिख लेते, x³ वाली होती उनको एक साथ लिख लेते। ठीक है, एक सीक्वेंस बना लेते। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 2a प्लस b x वाली टर्म कंबाइन कर रही हूँ। देन आई एम राइटिंग द कांस्टेंट टर्म a प्लस 1, और राइट हैंड यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में है 1। ठीक है, अब आपको इस स्टेप में आगे क्या करना होता है, इसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड की टर्म को राइट हैंड साइड की टर्म के साथ इक्वेट करना पड़ता है, इक्वेट करना पड़ता है। अब ये इक्वेट का मीनिंग क्या है, ठीक है, आपने यहाँ देखना है कि x वाली टर्म लेफ्ट हैंड साइड में क्या है और राइट हैंड साइड में क्या है। देखो राइट हैंड साइड में x और कांस्टेंट ही है, यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट है। तो आपने चेक करना है कि x वाले कोफिशिएंट हैं क्या लेफ्ट हैंड साइड में, नहीं है। ठीक है, कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट है क्या लेफ्ट हैंड साइड में, हाँ है, क्या है 1। ठीक है, आप क्या लिखोगे, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स, equating the coefficients of x and constant terms।
कांस्टेंट टर्म, राइट। सो आप इक्वेट कर लो। मैंने बोला यहाँ पे इस साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे x का कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, ठीक है, बट राइट हैंड साइड में है। अगर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में कोफिशिएंट जो आपको चाहिए नहीं हो तो इसका मतलब होता है कि ये 0 के इक्वल है, ठीक है। x के कोफिशिएंट को हम इक्वेट कर रहे हैं, x के कोफिशिएंट तो x नहीं लिखेंगे। जब हम इक्वेट करते हैं, किस टर्म को इक्वेट कर रहे हैं, x की टर्म को और कांस्टेंट को, उनको, अब ये कांस्टेंट है ना, इसके साथ वेरिएबल नहीं है। जब हम कोफिशिएंट जो होते हैं वेरिएबल वाले जो कोफिशिएंट होंगे उनके साथ हम x नहीं लगाएंगे, और यहाँ पे तो कोफिशिएंट है ही नहीं, ठीक है। तो वैसे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम x का कोफिशिएंट लिख रहे हैं तो x हम यूज ही नहीं करेंगे, और 2a प्लस b इक्वल टू किसके हो जाएगा 0। अब कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट को इक्वेट कर लो, ये तो सीधा सीधा आएगा, जो लिखा है वही आएगा। कांस्टेंट क्या है आपके पास, a प्लस 1 इज इक्वल टू 1। कांस्टेंट में जो लिखा होगा वो सीधा सीधा आएगा, बट जब वेरिएबल्स की बात होगी तो वेरिएबल साथ में नहीं आएंगे। सो यहाँ पे a की वैल्यू आप निकाल लो। a की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से ये आ गई 1 माइनस 1। इट मीन्स कि यहाँ पे a की वैल्यू जो है वो आएगी 0। जस्ट वेट, मेरी वैल्यू डिफरेंट क्यों आ रही। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ मैम ये जो आपने एक स्टेप किया जिसमें हाँ ए को आपने ए एंड बी को आपने जो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स है 2x+1 एंड x+1, जब आपने a को 2x+1 से किया तो आपने लिखा 2ax+a, लेकिन जब आपने b को मल्टीप्लाई किया 1 से तो वहां पे b नहीं आना चाहिए फिर। हाँ, वही है, एक गलती हो रही है, आंसर गलत आ रहा है। मैं वही देख रही थी कहाँ गलती हो रही है। यहाँ पे तो a ही है, बट यहाँ पे है bx+b। अब ठीक है, क्योंकि आंसर गलत आ रहा था नीचे। इसको ठीक कर लो, यहाँ पे b आएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे ये आंसर a की वैल्यू 0 नहीं आएगी। सो नाउ वी कैन राइट फॉर सेकेंड इक्वेशन। हमारे पास एक इक्वेशन ये आ गई, दूसरी इक्वेशन आई हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब आपके पास ये दो इक्वेशन, हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना सीखा था ना, ये वैसे ही हम सॉल्व कर लेंगे जो साइमल्टेनियस इक्वेशन हमने सॉल्व करने सीखे थे। हम इसको वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं। सो आप या तो यहाँ से ये b और b है, इनको, ये इक्वेशन 1 आ गई, ये इक्वेशन 2 आ गई। सो सिंपली आप लिख दो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। सो आपके पास नेक्स्ट में क्या आ जाएगा यहाँ पे, सो नेक्स्ट में आपके पास क्या आएगा, 2a प्लस b इज इक्वल टू 0 और a प्लस b इज इक्वल टू 1 है। मैंने बोला सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये सारे पॉजिटिव हैं, ये नेगेटिव हो जाएंगे, तो b से b कैंसिल हो गया, यहाँ पे a ही है, तो a की वैल्यू अब आएगी -1। ये आपके पास a की वैल्यू आ गई। अब a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो, आप या तो इसमें पुट कर दो या इसमें पुट कर दो, आपकी मर्जी है। फिर आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी। मैंने फर्स्ट वाली इक्वेशन में ही पुट कर देती हूँ। तो फर्स्ट थी हमारे पास 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। सो a की वैल्यू -1 है, तो ये आ जाएगा -2 प्लस b इज इक्वल टू 0, और b की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2। b की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, a की वैल्यू -1 आ गई, b की वैल्यू 2 आ गई। एक बार फिर से देख लो हमने किया क्या। जब भी पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन आएगा या जब भी आपके पास न्यूमरेटर में ऊपर 1 हो तो आपने पार्शियल फ्रैक्शन से इक्वेशन सॉल्व करनी है। यहाँ पे जैसे ये तो अभी ब्रैकेट में प्रोडक्ट में दो टर्म्स दे रखी हैं, आपके पास क्वाड्रेटिक में भी इक्वेशन आ सकती है, लाइक x² प्लस 2x प्लस 1, कुछ भी है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक में इक्वेशन आ सकती है। आपको उसके रूट बनाने हैं और उसको प्रोडक्ट में जैसे ये लिखा है वैसे लिखना है, रूट्स उसके लिखने हैं, और न्यूमरेटर में 1 रहेगा। फिर
आपने क्या करना है, इन दोनों को, इंटीग्रेशन के साइन को और dx को इग्नोर करना है, और इसके अलावा जो भी टर्म है वो लिखनी है यहाँ पे। इसके साथ a के साथ ये दोनों टर्म नहीं लिखनी है, एक एक टर्म ही लिखनी है। a को एक टर्म देनी है, b को दूसरी टर्म देनी है। अगर यहाँ पे तीसरी भी होती तो हम लिख देते c ओवर जो भी तीसरी टर्म होती, ठीक है, c ओवर जो भी तीसरी टर्म है। एक एक टर्म ही देनी है सबको, दो किसी को नहीं देनी है। फिर एलसीएम लगा लेंगे हम, एलसीएम लगा के फिर हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे। इक्वेशन सॉल्व करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, जो लाइक कोफिशिएंट होते हैं लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, चाहे वो x के हो, चाहे वो x स्क्वायर के हो, या फिर कांस्टेंट हो। राइट हैंड साइड में पहले तो x और x स्क्वायर का होगा, तो वो वाले कोफिशिएंट आप एक साथ लिखोगे। फिर जो लाइक कोफिशिएंट मैं किसको बोल रही हूँ, जैसे आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की बात कर रही हूँ, तो x यहाँ पे x का कोफिशिएंट नहीं था तो मैंने 0 इंटू एक्स लिख लिया। वैसे ये अंडरस्टूड होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, बट अगर आपने अपने अंडरस्टैंड के लिए लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, गलत नहीं होता ये। सो आप लाइक कोफिशिएंट में क्या बोल रही हूँ, अब लाइक कोफिशिएंट का मतलब होता है जैसे यहाँ पे भी एक x का वेरिएबल है, यहाँ पे भी x का वेरिएबल है, तो ये x वेरिएबल है, इसके कोफिशिएंट्स हैं 2a प्लस b और इसका कोफिशिएंट है 0, ठीक है। तो लाइक कोफिशिएंट को जब इक्वेट किया, इस x को छोड़ के आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की टर्म्स लिखनी है, बट कांस्टेंट के केस में जो टर्म होती है हम वही लिखते हैं। तो ये टर्म्स, दो टर्म्स आ गई, इसको सॉल्व करना कैसे कर सकते हैं, तो ऐसे मेथड हमने पढ़े हैं ऑलरेडी आपकी आई थिंक सेकेंड यूनिट में या फर्स्ट यूनिट में, कि आपको जब दो साइमल्टेनियस इक्वेशन दिए हो, दो कपल्ड इक्वेशन दे हो, तो आप उनको एलिमिनेट करके, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके, या जैसे भी आपको सुटेबल लगता है उन मेथड में से, वैसे आप उनको यूज़ करके इसको सॉल्व कर सकते हो। सो मैंने क्या किया यहाँ से, ये इक्वेशन 1 माइनस 2 कर दिया, फिर b यहाँ से कैंसिल आउट हो गया क्योंकि यहाँ पे ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, a की वैल्यू आ गई। अब ये a की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दी तो हमारे पास b क्या आ गया 2। अब ये a और b आपके जो मेन इक्वेशन है उसमें यूज होगा, ठीक है। मेन इक्वेशन मीन्स कि ये a है और ये b है, ठीक है, a और b। अब आप क्या करो, a और b की वैल्यू पुट कर दो, a और b की वैल्यू आपको पुट करनी है। तो आपके पास क्या है, इंटीग्रेशन, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में टर्म्स क्या है, x प्लस 1 और 2x प्लस 1 इंटू dx, और a की वैल्यू जब आपने पुट की तो आपके पास आया -1 और डिनोमिनेटर में है x प्लस 1 dx, प्लस b की वैल्यू क्या है आपके पास 2 और ओवर में क्या है 2x प्लस 1 और dx, ये आपके पास आ गया। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं लगाना था मेरे को अभी, ये हमने वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, बट हमें तो किसका सोल्यूशन निकालना है, इंटीग्रेशन का सोल्यूशन निकालना है, हमें इंटीग्रेशन का सोल्यूशन निकालना है। हमें क्या करना है, क्या निकालना है, हमें इंटीग्रेशन का सोल्यूशन निकालना है। तो हमने इतने पार्ट का जो वैल्यू थी हमने वो तो पुट कर दी। इंटीग्रेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट और राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। ये भी इंटीग्रेशन आ गया, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन आ गया, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम। सो यहाँ से मैं नेगेटिव साइन बाहर आउटसाइड द इंटीग्रल करती हूँ, 1 ओवर x प्लस 1 dx, प्लस यहाँ पे क्या है 2 इंटू 2x, कोई मुझे बताएगा इस इंटीग्रल का क्या रिजल्ट होगा। अभी हमने स्टैंडर्ड इंटीग्रल सब हमने ऐसे इंटीग्रल डिस्कस ही किया, कोई बताएगा इसका आंसर क्या होगा। एनीवन? इस इंटीग्रल का आंसर क्या होगा? प्रिंस, आर यू देयर? प्रिंस, रोल नंबर 20, रोल नंबर 18,
रोल नंबर 18, रोल नंबर 17, नो वन इज देयर, रोल नंबर 17, ओके, तीनों ही नहीं है इसका मतलब क्लास में। जस्ट वेट, आई विल चेक। रोल नंबर 20, आप तो क्लास में आपने आप क्लास अटेंड कर रहे हो, आप रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो मेरे क्वेश्चन का? प्रिंस कुमार, प्रिंस, या तो आपने फिर माइक निकाल दिया है, यही हो सकता है। पलक, पलक, कोई भी नहीं है। प्रभात, यस मैम। बच्चे कहाँ थे आप? मैम माइक ही नहीं ऑन हो रहा था। आप में से किसी का भी माइक ऑन नहीं हो रहा है? सबके माइक की प्रॉब्लम एक साथ आ रही है? नहीं मैम, जब आपने बोला तब मैंने पूछा कि फर्स्ट इंटीग्रल का क्या सोल्यूशन होगा, क्या इंटीग्रल की वैल्यू होगी फर्स्ट इंटीग्रल की? मैम हाँ, रोल नंबर 23, रोल नंबर 20, क्या वैल्यू होगी? क्या लिखेंगे? क्या रिजल्ट होगा? वैल्यू नहीं, क्या रिजल्ट होगा इसका? मैम log x प्लस 1 टू log 2x प्लस 1। क्या क्या दोबारा से बोलो। मैम log x प्लस 1 हाँ, एंड मैम 2 log 2x प्लस 1। मैंने एक का ही पूछा अभी आपसे इसका, ठीक है। मैंने बोला कम से कम जो इजी इजी चीजें वो तो माइंड में रखो। इसका डेरिवेटिव चेक करो। x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 नहीं होता है। देखो न्यूमिनेटर में 1 है या नहीं है, चेक करना होता है ना आपको कि इसका डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में है या नहीं है। तो आपको आंसर क्या लिखना है? माइनस लॉग x प्लस 1। अब इसका 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होता है? इसका 2 आ गया प्लस 0, तो इसका भी डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में है। सो यू कैन राइट हियर log 2x प्लस 1 प्लस c, ये आंसर है इस इंटीग्रल का। 1 ओवर x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 dx। सो हेयर इज द आंसर। अगर आपको रिजल्ट याद नहीं होंगे, वो भी स्मॉल स्मॉल रिजल्ट है, बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आपको यही चेक करना है इंटीग्रल में कि आपका जो न्यूमिनेटर है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में है या नहीं है। अगर आप इंटीग्रल सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, सबसे पहले वही चेक करना है आपको। ये सबसे इजी वे है टू राइट द इंटीग्रल। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है आपके पास इंटीग्रेशन 3x प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसको सॉल्व करना है आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल, ठीक है। अब मैंने तो कहा था कि यहाँ पे न्यूमिनेटर में 1 होगा, तब तो बिना सोचे आपने पार्शियल फ्रैक्शन लगा देना है। बट यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे क्या है? 3x प्लस 4। तो इस केस में जनरली आपको एग्जाम में पूछ लेते हैं कि इसको सोल्व करो बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। और कोई वे नहीं है इसको सॉल्व करने का। अगर आप सॉल्व करना भी चाहो तब भी सॉल्व नहीं कर पाओगे, कोई रूल ही नहीं लगेगा, ऐसा कोई रूल ही नहीं पढ़ा है हमने। चाहे आप डेरिवेटिव निकाल के देख लो कि इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है या नहीं, नहीं है इसका डेरिवेटिव, और कोई वे ही नहीं है। जब आपके पास कोई वे नहीं बचता, डेरिवेटिव नहीं है, कोई रूल नहीं अप्लाई हो रहा,
तो आपको सीधा आपको जाना है पार्शियल फ्रैक्शन में। एक तो मैंने बताया अगर न्यूमिनेटर है में 1 है तब तो आप पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करो। दूसरा, अब यहाँ पे 1 नहीं है, ठीक है, 1 इसके x के साथ और भी टर्म्स इसके साथ हैं, तो उस केस में आप देखो कि आप इस इंटीग्रल को सॉल्व कर सकते हो। वैसे तो हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अभी तक डिस्कस नहीं किया, उससे भी आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। जब आप करोगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा, उससे भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो उस केस में आपने क्या करना है, शिफ्ट हो जाना है पार्शियल फ्रैक्शन पे। तो मैंने क्या बोला है कि जब भी आपको पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करना है आपने इंटीग्रेशन का साइन और डेरिवेटिव इग्नोर करना है और फर्स्ट स्टेप आपने फॉलो करना है। तो क्या आएगा फर्स्ट स्टेप में, 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। अब आपने क्या करना है, मैंने बोला जब भी यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नीचे आ जाए, इसमें फैक्टराइजेशन नहीं किया है तो सबसे पहले आपको फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी इस डिनोमिनेटर की टर्म की, तो कर लो पहले। अगर आपको वैसे नहीं लिखना तो अलग से कर लो इसके फैक्टराइजेशन। अगर किसी को फैक्टराइजेशन नहीं समझ में आते हैं, मैंने आपको ये भी बोला कि आप क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। सो इसके रूट बनेंगे 3x माइनस 2x प्लस 6। So now you can write x is common from both the terms. Here is a x minus 3 and now you can write here minus 2 and then x minus 3. So from these two terms, which one is common? X minus 3 is common, and then remaining term is after choosing the common term from here you can write for first term, from the first term there is a x and from the second minus 2. So ये आपके फैक्टर हैं इस इक्वेशन के लिए। अब आप लिख सकते हो इसको, नाउ 3x प्लस 4 ओवर x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, ये आ गया। कुछ भी आपके पास इक्वेशन में या फिर ये जो आप पार्शियल फ्रैक्शन लिख रहे हो न्यूमिनेटर में, चाहे आपके पास कुछ भी आए, 1 आए, 2 आए, 3 आए, डजंट मैटर, ठीक है, कुछ भी आए उसका हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लिख दो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी टर्म है आप लिख दो, बट राइट हैंड साइड में आपने न्यूमिनेटर में ए बी सी इसी तरह से फॉलो करना है। सो आपको लिखना है a ओवर पहली टर्म x माइनस 3, यहाँ चाहे 1 आए चाहे नहीं आए चाहे कुछ और आए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने यहाँ से स्टार्ट ऐसे ही करना है, a ओवर x माइनस 3 प्लस b ओवर x माइनस 2। नाउ सिंप्लीफाई इट। आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया सिंप्लीफाई करने का वे, वैसे आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। So now you can write here in a right hand side take the LCM. Now LCM is x minus 3 and into x minus 2. अब क्योंकि एक के पास x minus 3 ऑलरेडी है तो रिमेनिंग टर्म जो होगी वो हम a के साथ लिख देंगे x minus 2। सिमिलरली इसके पास x minus 2 है, हम इसके साथ x minus 3 लिख देंगे, ये LCM है। और आपके पास राइट हैंड साइड में है 3x प्लस 4 ओवर x माइनस 3 एंड x माइनस 2। अब देखो हमेशा जो भी क्वेश्चन आप पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करोगे उसमें जो लेफ्ट हैंड साइड का डिनोमिनेटर होगा और राइट हैंड साइड का डिनोमिनेटर होगा वो हमेशा कैंसिल आउट हो जाएगा हर क्वेश्चन में। सो ये कैंसिल आउट हो गया। सो नाउ सिंप्लीफाई इट। So when we simplify it, you can write here 3x plus 4 is equal to a x minus 2 plus
bx-3। अब इनको सॉल्व करो, ax-2a प्लस bx-3b, और आपके लेफ्ट हैंड साइड में है 3x + 4। x की टर्म आप एक साथ लिख लो और कांस्टेंट टर्म आप एक साथ लिख लो। ये है x की टर्म प्लस b इंटू एक्स, और कांस्टेंट टर्म एक साथ 2a, यहाँ पे b है, 2a प्लस 3b। एक काम करो, इसको वैसे ही रहने दो, माइनस का साइन रहने दो, इनको चेंज नहीं करते हैं हम, इसमें प्लस से लिखते हैं। प्लस -2a - 3b। अब यहाँ पे क्या है, 3x + 4। अब लाइक कोफिशिएंट आप इक्वेट कर दो। लाइक कोफिशिएंट क्या, जैसे लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में x के कोफिशिएंट इक्वेट कर दो, कांस्टेंट के कोफिशिएंट इक्वेट कर लो। सो जब हमने x के कोफिशिएंट इक्वेट किए, हमारे पास आया a + b = 3। सो व्हेन वी इक्वेट कांस्टेंट टर्म्स, देन वी हैव -2a - 3b = 4। ठीक है, अब ये कैंसिल नहीं हो सकते, हम एक काम कर सकते हैं, या तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो इस इक्वेशन को, या 3 से। हम क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो नाउ यू विल गेट 2a + 2b = 6। जस्ट वेट। Now solve it. Here is a 2a + 2b = 6, and second equation is -2a - 3b = 4. Now solve it. So here is a -b = 10. So नेगेटिव साइन आप 10 के साथ लिख सकते हो। So b is -10. Now we have a value of b, and now calculate value of a. Now calculate value of a. We have a + b = 3, and value of b = 10. So you can write a -10, sorry, a -10 = 3. So now you have 3 + 10 = 13. So now we have a value of a and b, which is -10 and 13, and now you can put these value here, and after applying the integration, याद रखना जब भी आप पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करोगे, और ए बी की वैल्यू पुट करने के बाद जब आप इंटीग्रेशन निकालोगे, हाईली 99% चांसेस हैं कि आपका इंटीग्रल ऐसा बनेगा, आपका इंटीग्रल जिसमें डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में होगा। ठीक है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में होगा। जब भी आप पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करोगे, 99% चांसेस ऐसे हैं कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर होगा। सो आपको पता है उस केस में कैसे सॉल्व करना है। सो अब आप a और b की वैल्यू पुट कर दो, आपके पास क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। फिर हमारे पास है 3x + 4 ओवर डिवाइडेड बाय x - 3 और x - 2 dx, and then we have 13 x - 3 dx plus -10
10/(x-2) dx नहीं आएगा। यहाँ पे हम इंटीग्रेशन नहीं लिख रहे अभी हम इंटीग्रेशन नहीं लिख रहे, इसलिए ये नहीं आएगा। सो नाउ यू कैन अप्लाई द इंटीग्रेशन, क्योंकि हमें अल्टीमेटली इंटीग्रेशन की वैल्यू ही निकालनी है। सो अप्लाई हियर इंटीग्रेशन। जब भी इंटीग्रेशन लगाते हैं तो dx लगता है साथ में, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अगर 13 को बाहर निकाल दिया आउटसाइड द इंटीग्रल, यू कैन राइट x-3 dx और -10 को भी आउटसाइड द इंटीग्रेशन। सो हियर इज द x-2 dx। अब हमें चेक करना है इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, x का डेरिवेटिव 1, 3 का डेरिवेटिव 0, यस डेरिवेटिव है। तो आप लिख सकते हो 13 log x-3 और इन नेक्स्ट यू कैन राइट हियर -10 log x-2 plus c. So here is the integration value of the integration for the second question. अब थर्ड क्वेश्चन है आपके पास। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास x² plus 1 over x minus 1 whole square x plus 3 dx। ये क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका, इसको सॉल्व करना है। तो मैंने आपको फर्स्ट स्टेप बताया है कि कैसे आपको इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको हर एक क्वेश्चन में जो भी पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन होगा उसमें आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव के साइन को इग्नोर करके जो भी टर्म्स हैं उनको लिखना है। सो वी आर राइटिंग हियर x² plus 1 over x minus 1 whole square into x plus 3, ठीक है। अब जो हम पीछे दो क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किए उनमें क्या था, स्क्वायर नहीं था, कहीं भी स्क्वायर नहीं था। बट यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर में एक टर्म के साथ ये वाली टर्म जो है उस पर स्क्वायर है। तो जब स्क्वायर आता है ना उस केस में ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, स्टार्ट तो हमने ए से ही करना है, ठीक है। ए और इसके डिनोमिनेटर में आप लिखोगे x-1, ठीक है। इसको क्या लिखोगे, x-1। अब स्टार्ट करोगे, अभी तक ये खत्म नहीं हुआ है, ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, हमने लिखा नहीं है। अब लिखोगे b x-1 का होल स्क्वायर। जब भी अगर क्यूब होता तो हम लिखते c x-1 होल क्यूब। अब ये खत्म हो गया, यहाँ तक आप लिखोगे। किसके लिए लिखा, सिर्फ इसी के लिए लिखा हमने। ये समझ रहे हैं क्या बोला मैंने बोला ABC से ही स्टार्ट होगा ये। बट आप क्या करोगे, ये स्क्वायर डायरेक्ट यहाँ नहीं लिखोगे, ये गलत हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पे लिख दिया स्क्वायर तो ये गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं लिखना है। आपने क्या करना है, पहले इसकी एक पावर लिखनी है, फिर दूसरी पावर लिखनी है, फिर तीसरी पावर लिखनी है। यहाँ पे 3 पावर 2 तक दिया है, थर्ड पावर दे ही नहीं रखी है, तो हम इसको रिमूव कर रहे हैं यहाँ पे। मैं क्या कर रही हूँ, मैंने बोला मैंने पहले एक पावर लिखी, फिर 2 पावर के लिए b/x-1 होल स्क्वायर लिख दिया। अब एक ये टर्म भी तो बची, इसके लिए लिखोगे c/x plus 3। अगर मैं यहाँ बोलती कि मेरे पास ये ना हो के ये होता x-1 x plus 3 होल स्क्वायर, तब क्या करते, तब भी ऐसे ही करते। आप क्या करते, a/, पहला इस पे कोई पावर नहीं है ना, एक ही बार लिखोगे इसको x-1। अब इस पे पावर 2 आ गई, आप क्या करोगे b/x plus 3 और c/x plus 3 होल स्क्वायर, ऐसे सॉल्व करोगे इसको। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। अभी
अब इसके बाद आपको क्या करना है, now solve this equation, take a LCM. You can write here x माइनस वन, अगर आप इसका एलसीएम लोगे ना तो इसका एलसीएम आएगा x माइनस वन होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस थ्री। ठीक है, अब आप चेक करोगे a के पास क्या है, a के पास एक x माइनस वन है। ठीक है, इट मीन्स a की x माइनस वन है, इट मीन्स यहाँ पे a के साथ क्या आ जाएगा, x माइनस एक तो कैंसिल हो गया, एक बच गया, तो x माइनस वन एक्स प्लस थ्री। b के पास ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया b के पास, x प्लस थ्री। c के पास ये कैंसिल हो गया, x माइनस वन होल स्क्वायर, ये आ गया। सो नाउ वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन होल स्क्वायर एक्स प्लस थ्री। ये डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर हमारा कैंसिल हो गया। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करो। वी हैव नाउ एक्स स्क्वायर प्लस वन, ए इसको मल्टीप्लाई किया, आपके पास आ गया है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री। सेकेंड में है बी एक्स प्लस थ्री बी प्लस सी, डेरिवेटिव ओपन कर, होल स्क्वायर ओपन कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर क्या होता है, माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। सो अप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसको सिंप्लीफाई कर लो, इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, जस्ट वेट, ऐसे सिंप्लीफाई करने से अच्छा है इसको पहले यहाँ पे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। So now you can write here x square plus 2x minus 3 plus bx plus 3b plus cx square plus c minus 2cx, and now you can write here ax square plus 2ax minus 3a plus bx plus 3b plus cx square plus c minus 2cx। सो ये टर्म्स हमारे पास आ गई। अगर कुछ टर्म यहाँ से कैंसल आउट होती हैं या सिंप्लीफाई होती हैं, उनको सॉल्व कर लो। आई डोंट थिंक कि कोई टर्म यहाँ पे सिंप्लीफाई हो रही है। सो आप क्या करो कि आप कोफिशिएंट्स अलग कर लो। एक्स के कोफिशिएंट्स क्या आ गए आपके पास, एक्स स्क्वायर के ए प्लस सी, फिर एक्स के कोफिशिएंट इकट्ठा कर लो, वो आएंगे आपके पास 2a प्लस बी माइनस 2c, कांस्टेंट है आपके पास माइनस 3a और एनीथिंग एल्स प्लस c, 3b भी होगा हमारे पास, यस यहाँ पे है, यहाँ पे आएगा प्लस 3b। लेट मी चेक। So these are the terms of x square. Just wait, window is not working. So
सो नाउ यू कैन इक्वेट द लाइक कोफिशिएंट्स। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का भी कोफिशिएंट है लेफ्ट हैंड साइड में, कांस्टेंट का भी कोफिशिएंट है, बट एक्स का कोफिशिएंट नहीं है। जब एक्स का कोफिशिएंट नहीं है तो आप अपने से भी लिख सकते हो यहाँ पे 0 इंटू एक्स करके। अब कोफिशिएंट्स इक्वेट कर लो, a प्लस सी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 1, सो a प्लस सी किसके इक्वल हो गया 1 के इक्वल हो गया। x का कोफिशिएंट जो होगा वो 0 के इक्वल हो जाएगा। सो नाउ यू कैन राइट 2a प्लस b माइनस 2c इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट इज अ माइनस 3a प्लस c प्लस 3b इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो ये हो गया इक्वल 1 के। हमारे पास क्या आ गई 3 टर्म्स आ गई। अब इनको सॉल्व करके हम ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो अगर आप लास्ट 2 टर्म्स देखो तो इनको सॉल्व कर सकते हो आप। अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से पहले रीअरेंज करके लिख देती हूँ इसको पहले, 2a प्लस b माइनस 2c इज इक्वल टू 0 और इसको माइनस 3a प्लस 3b प्लस c इज इक्वल टू 1। इसको आप यहाँ पे a की है b, यहाँ पे 3b है तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 3 से। सो नाउ यू कैन राइट 6a प्लस 3b माइनस 6c इक्वल टू 0 माइनस 9a, not a 9, here is a 3, here is a 3, 3a प्लस 3b प्लस c इक्वल टू 0। अब इस यहाँ पे इसको 1 माइनस 2 करना पड़ेगा तभी इसके साइन चेंज होंगे सेकंड इक्वेशन के, ठीक है। सो आप इसको माइनस कर दो तो माइनस किया तो साइन चेंज हो गई, ये तो पॉजिटिव ही रहा, ये नेगेटिव और यहाँ पे 1 था तो ये भी नेगेटिव हो गया। Here is a 9a, ये कैंसिल आउट हो गए और यहाँ पे क्या बन गया माइनस माइनस प्लस 7c, माइनस 7c यहाँ पे आ गया माइनस 9। यहाँ से अगर हम एक पैरामीटर की वैल्यू निकाल लें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9a इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 7c और यहाँ से a की वैल्यू अगर हम निकाल लें तो ये आएगी 1 माइनस 1 प्लस 7c डिवाइडेड बाय 9। डिवाइडेड बाय 9, डिवाइडेड बाय 9। सो ये a की वैल्यू आ गई हमारे पास, a की वैल्यू है ये। अब इसका यूज कर सकते हैं हम, हमारे पास जो इक्वेशन है a प्लस सी हमारे पास दे रखा है, a प्लस सी इज इक्वल टू 1। तो हम इसका यूज कर सकते हैं अभी। सो a प्लस सी इज इक्वल टू 1। सो a की वैल्यू है हमारे पास माइनस 1 प्लस 7c ओवर 9 प्लस c इक्वल टू 1। सो एलसीएम ले लो यहाँ से तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 प्लस 7c प्लस 9c इज इक्वल टू 1 और हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है ये कितना ये 9 है, ये 9 यहाँ पे चला जाएगा तो ये 9 यहाँ पे चला गया तो ये 9 बन गया। सो 7 16
यहाँ पे आ जाएगा 16c इज इक्वल टू 9 16c 9 plus 1 is 10 so कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई c is equal to 10 over 16 c is equal to 10 over 16 आ रहा है just a wait so 2 से कैंसिल आउट कर दो तो c की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 5 डिवाइडेड बाय 8 ये आ गई c की वैल्यू हमारे पास। अगर c की वैल्यू आ गई, एक पैरामीटर की वैल्यू निकालना मुश्किल है, उसके बाद तो सबकी वैल्यू आ जाएगी। जो c की वैल्यू है वो a में पुट कर दो, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो a इज इक्वल टू यहाँ पे फाइंड आउट कर देती हूँ, a इज इक्वल टू -1 प्लस 7 c over 9 है। So now you can write -1 plus 7c over 9. So here is a 35 और इसका एलसीएम ले लिया तो ये आ गया -8 प्लस 35 over 8 into 9. So now you can write here 35 minus 8 is 27 27 आ जाएगा, यहाँ पे लिखो 27 over 72। सो ये किसी से कैंसिल होंगे, 3 के टेबल से कैंसिल हो जाएंगे 9 के टेबल से। 9 3 जा 27 और 9 8 जा 72। सो आंसर इज 3/8। सो यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई। a की वैल्यू है आपके पास 3/8। Here is the value of a. Now you have to find the value of b. So आप इक्वेशन चेक कर लो, यहाँ पे इक्वेशन बनाई थी, कहाँ पे b है, उस तरह से आप चाहे a इसमें पुट कर लो, चाहे तो इसमें पुट कर लो, चाहे तो इसमें पुट कर लो, आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी उससे। सो मैं फर्स्ट वाले में ही पुट कर देती हूँ 2a प्लस b माइनस 2c, 2a प्लस b माइनस 2c। सो आपके पास जो जो वैल्यू है वो आप यहाँ पुट कर दो। b की भी है 3/8 और c की तो हमें निकालनी है, ठीक है। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो। अब ये सिंप्लीफाई ये वाला सिंप्लीफाई आप खुद करोगे। जस्ट वेट, क्या मैंने यहाँ पे किसकी वैल्यू थी, a की और c की, निकालना तो हमें b है। 2 इंटू 3/8 प्लस b माइनस 2 इंटू 3/c क्या आया है हमारे पास 5/8, ठीक है। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। सो हेयर इज 3/4 प्लस b माइनस 5 डिवाइडेड बाय 4। इसको सॉल्व करो और b की वैल्यू फाइंड आउट करो। आपके पास b की वैल्यू सॉल्व आप खुद कर लोगे, b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2। सो नाउ वी हैव अ वैल्यू ऑफ a b c, तीनों की वैल्यू आ गई, पुट कर दो आप। यहाँ पे था x² प्लस 1, नीचे था x माइनस 1 होल स्क्वायर और x प्लस 3 आपने पुट करना है। मैंने जैसे बताया यहाँ पे आपको पुट करना है, फिर इंटीग्रेशन लेना है, यहाँ पे आपको पुट करना है और फिर इंटीग्रेशन लेना है। सो नाउ इज इक्वल टू 3/8 1 ओवर x माइनस 1 में इंटीग्रेशन वाली फॉर्म में ही लिख देती हूँ इसको, इंटीग्रेशन की फॉर्म में ही लिख देती हूँ इसको। 3/8 मैंने कॉमन निकाल लिया बाहर, नॉट अ कॉमन, आउटसाइड द ब्रैकेट निकाल लिया क्योंकि कांस्टेंट है।
1/2 1/x माइनस 1 होल स्क्वायर dx प्लस 5/8 इंटीग्रेशन 1/x प्लस 3 dx। ठीक है, इसका और इसका चेक करो। इसका तो आप दोनों का इनका इजीली निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? आंसर इजीली निकाल सकते हो। इसका डेरिवेटिव है, सो आंसर इज log x माइनस 1 प्लस, इसको रहने दो, प्लस 5/8 log इसका डेरिवेटिव 1, सो 1 ऊपर है न्यूमरेटर में। आंसर इज x प्लस 3 और प्लस c। अब आपको हैंडल किसको करना है? ये वाले इंटीग्रेशन को हैंडल करना है। ठीक है, ये वाले इंटीग्रेशन को आपको हैंडल करना है। सो आप क्या करोगे? x माइनस 1 होल स्क्वायर है, आप इसको अलग से सॉल्व कर लो। इसको आप अलग से सॉल्व कर लो, क्या आंसर आएगा। मैं यहाँ साइड में सॉल्व कर देती हूँ, इसको यहाँ नीचे सॉल्व कर देती हूँ। चलो, सो हमारे पास क्या था? इंटीग्रेशन 1/x माइनस 1 होल स्क्वायर dx, ये था। इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, x माइनस 1 रेज टू पावर माइनस 2 dx। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, क्योंकि इसका डेरिवेटिव नहीं है। अगर इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा? 2x माइनस 1, ये डेरिवेटिव आएगा। तो ये तो न्यूमरेटर में नहीं है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब पावर रूल लगा लो। पावर रूल में क्या है? यहाँ पे +1 आएगा, तो +1 माइनस 2 प्लस 1 इज -1, सो यू कैन राइट हियर x माइनस 1 माइनस 2 प्लस 1। ठीक है, और नीचे भी वही लिखते हो आप, -2 प्लस 1। और अब क्योंकि ये x नहीं है, x के साथ समथिंग है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 1 क्या आएगा? 1 नहीं आएगा। तो यहाँ पे लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। So now you have x minus 1 here, -1 is here, और इसको क्या लिख सकते हो? -1/x माइनस 1। सो ये जो इंटीग्रल है, जो हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू नहीं आ रही थी, उसकी वैल्यू ये आ गई। सो नाउ यू कैन राइट हेयर 1/2, यहाँ पे -1/x माइनस 1। ये माइनस आप यहाँ पे बाहर ले जाना, इसको प्लस की जगह माइनस लिख लेना, प्लस माइनस माइनस, और यही आपका आंसर आ गया। सो ये थे आपके पास 3 क्वेश्चन है, ये पार्शियल फ्रैक्शन के 3 क्वेश्चन आ गए आपके पास।